Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 10th August 2020. Let's start the session. Our first news is regarding RBI forecast end to contradiction by Q4. तो अभी RBI ने ऐसा प्रेडिक्शन करा है कि जो हमारी GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो फॉल कर रही है कितना 9.5% जो है बिलो जा रही है। तो जैसे आप सबको पता है GDP क्या होता है, GDP होता है नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जितनी भी गुड्स और सर्विसेज जो एक कंट्री के टेरिटरी में जो डेवलप्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं जीडीपी। याद रखिएगा, पहली चीज तो ये हो गई। फिर अब ये रेपो रेट का चक्कर इन्होंने बोला कि जो रेपो रेट है वो 4% पे ही रहेगी, जो पहले थी वही। तो रेपो रेट वो होता है वो पैसा जो आरबीआई नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स को पैसा देती है। जो आरबीआई या सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे पैसा देती है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक गिव्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स इज नोन एज रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसका उल्टा। अगर कमर्शियल बैंक पैसा देगी आरबीआई को तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट, लेकिन अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देगी तो उसको हम बोलेंगे रेपो रेट। पहली चीज तो ये हो गई। तो अब ये 4% ही रखा गया। दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं, जो आरटीजीएस है वो 24/7 हो जाएगा 2020 से। तो आपको पता होना चाहिए नेफ्ट और आरटीजीएस में क्या डिफरेंस है। आपने पैसा ट्रांसफर करा होगा तो आपने बहुत नाम सुना होगा। तो अभी तक क्या होता था, नेफ्ट तो पहले भी 24/7 कर दिया था इन्होंने। पहले जब स्टार्टिंग हुई थी नेफ्ट की तो 24/7 नहीं था, जब बैंक खुलती थी तभी नेफ्ट हो सकता था। लेकिन पिछले साल इन्होंने क्या करा कि नेफ्ट को 24/7 कर दिया था कि अब 24 हमेशा इसको नेफ्ट कर सकते थे, आरटीजीएस को नहीं करा था। लेकिन अब दिसंबर से आरटीजीएस जो भी है वो भी 24/7 हो रहा है। तो अगर डिफरेंस में आता है कि बोथ नेफ्ट एंड आरटीजीएस आर बिकम 24/7 तो वो आंसर अब ठीक होगा। अब आरटीजीएस या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसकी फुल फॉर्म है, वो अब पूरे साल भर 24 घंटे होगा। तो आरटीजीएस का एक डिफरेंस क्या है कि अगर 2 लाख से ज्यादा पैसा आपको भेजना है तभी आप आरटीजीएस कर सकते हैं। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, नेफ्ट में आप कितना भी पैसा भेज सकते हैं। लेकिन आरटीजीएस की यही एक कंडीशन है कि अगर आपको 2 लाख से ज्यादा पैसा भेजना है तो ही आप आरटीजीएस यूज कर सकते हैं। 2 लाख से कम पे आप आरटीजीएस यूज ही नहीं कर सकते। एक चीज तो ये हो गई। फिर इसमें बोल रहा है न्यूली अपॉइंटेड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी, किस लिए मैं आपको बता दूंगा। इसमें नए मेंबर ऐड हुए हैं, हमें नाम जानना इतना जरूरी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी कैसे है, तो याद रखिएगा इसको अमेंड आरबीआई का जो एक्ट है, जिस एक्ट से आरबीआई बनी है, आरबीआई किस एक्ट से बनी है, आरबीआई एक्ट 1934, इस एक्ट के थ्रू आरबीआई बनी है। तो इसी एक्ट को अमेंड करके एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया था। ये कैसे, इसका काम यह है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है कि ज्यादा महंगाई ना हो, जो भी काम है यही करती है। तो किसके थ्रू करती है, ये करती है ये वाले सारे टूल्स। याद रखिएगा डायरेक्ट एग्जाम में होता है कि जो एमपीसी है वो ये वाले टूल्स यूज करती है कि नहीं। तो एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट में आपको बता दिया, रिवर्स रेपो रेट में आपको बता दिया, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ये होता है एलएएफ, कितना पैसा बैंक रख सकती है अपने पास एक टाइम पे, उसे लोन में नहीं देना उसको बोलते हैं, कितना लिक्विड एसेट्स है उसके पास। तो आपको बस ये 4 चीज याद रखनी है जिसके थ्रू एमपीसी जो है वो कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को। क्या क्या, एमएसएफ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। फिर एमपीसी में कितने मेंबर होते हैं ये क्वेश्चन बन सकता है। तो 6 मेंबर होते हैं, 3 जो होते हैं आरबीआई के मेंबर होते हैं, 3 होते हैं गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं, और जो आरबीआई का गवर्नर होता है वो हेड करता है इसको। एमपीसी को हेड कौन करता है, याद रखिएगा आरबीआई का गवर्नर हेड करता है, फाइनेंस मिनिस्टर हेड नहीं करता है। बहुत बच्चे गलती करते थे कि फाइनेंस मिनिस्टर हेड करता है, तो नहीं, आरबीआई का जो गवर्नर होगा वो एमपीसी को हेड करेगा। और जितने भी ये 3 मेंबर हैं ये दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकते। एक बार जो एमपीसी का मेंबर बन गया वो दोबारा एमपीसी का मेंबर नहीं बनता है, एक चीज याद रखिएगा। और 3 जो मेंबर होते हैं वो सरकार के होते हैं। इसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कोरम के थ्रू लिए जाते हैं, कोरम या बोल सकते हैं या मेजोरिटी के थ्रू। मतलब जो आरबीआई के जो गवर्नर है उनके पास कोई वीटो पावर नहीं है। जब 6 में से 4 लोग बोलेंगे कि ये डिसीजन पारित होना चाहिए तभी वो डिसीजन ले सकते हैं। आरबीआई के पास जो गवर्नर है उनके पास कोई वीटो पावर नहीं है, भले वो इसको हेड करते हैं तो भी। तो जो मैंने आज चीज बताई है वो यहाँ नहीं लिख रही है, आप अपने नोट्स में हिंदी में इंग्लिश में जैसे चाहे अपनी समझ के हिसाब से लिख लीजिएगा, जो एग्जाम में हो सकता है मैंने आपको सब यहाँ बता दिया है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, भीमा कोरेगांव में एनआईए ने फाइल करी है चार्जशीट। तो भीमा कोरेगांव केस हुआ, भीमा कोरेगांव बैटल हुई थी, याद रखिएगा। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में ऑलरेडी यूपीएससी सिविल सर्विस में 2018 के पेपर में पूछ चुका है, क्योंकि तभी इसका केस बहुत आ रहा था। तो याद रखिएगा भीमा कोरेगांव बैटल किस किस के बीच में थी। तो एक तरफ तो थे पेशवा, एक तरफ थे ब्रिटिशर्स। तो जो ब्रिटिशर्स की तरफ से ये लोग लड़े थे, जो दलित, भीमा कोरेगांव में क्या थे, दलित लोग थे मैक्सिमम। तो दलित लोग थे वो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़े थे और इन्होंने पेशवा को हरा दिया था। आपको पता है हमारे यहाँ 4 वर्ण है,
4 वर्ण है, तो जो दलित हैं वो तो सबसे नीचे आते हैं, किसी वर्ण में भी नहीं आते हैं, तो इनको सबसे नीचे समझा जाता था। तो जब इन्होंने ब्रिटिशर्स की सहायता से पेशवा को हरा दिया, पेशवा तो ऊपर आएंगे क्योंकि क्षत्रिय होते थे वो, तो जब इन्होंने इनको मतलब हरा दिया तो उन्हें लगा कि हमने डोमिनेट कर लिया अपर कास्ट को, तो ये अपनी इन्होंने जीत समझी। तो इसी को बस याद रखिएगा, भीमा कोरेगांव किस किस के बीच में बैटल हुई थी, तो पेशवा ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। जो दलित लोग थे वो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़े थे, उन्होंने पेशवा को हरा दिया था। बस ये सन याद रखिएगा, 1818 में 1 जनवरी को हुई थी। बस ब्रिटिश ट्रूप्स ने डिफीट कर दिया था पेशवा आर्मी को, तो ब्रिटिश के साथ से ये सब लड़े थे, तो इसलिए पेशवा आर्मी को हरा दिया था। बस इसमें और कुछ नहीं जानना है। तो नेक्स्ट एनआई में आपको कल बता दिया था, जिन लोगों को एनआई के बारे में थोड़ा पढ़ना है तो कल की वीडियो देख ले, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा पूरा एनआई। सो नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, अब केरला फ्रीजेस एलिफेंट ओनर्स, कि ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी, अब एलिफेंट का नाम आया, तो यहाँ आप मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो क्या है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ऐसी याद रखिएगा, जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि ये स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है कि सेंट्रल सेक्टर है। तो दोनों, भले प्रोजेक्ट एलिफेंट हो भले प्रोजेक्ट टाइगर हो, दोनों ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कब शुरू हुई थी, तो 1992 में शुरू हुई थी। इसका काम क्या था, एलिफेंट को प्रोटेक्ट करना है। फिर ये किसके अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो है, फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट, दोनों जो सपोर्ट है वो MOEFCC ये देती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये इसको दोनों तरह की सपोर्ट देती है। बस ये याद रखना है कौन सी स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड या सेंट्रल सेक्टर, किस एक्ट के थ्रू आती है, कौन गवर्न करता है और किस डेट को आई थी। फिर मैं, आप लोग बोलते हैं ना कि सर आप क्यों पूछते हैं ऐसे सवाल, जैसे मैं टाइगर में पूछता हूँ सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, किस स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, ऐसे ही मैंने पहले आपसे एलिफेंट का भी पूछा हुआ है, सबसे ज्यादा एलिफेंट कहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा एलिफेंट कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक में, उसके बाद आसाम, उसके बाद। अब मैं क्यों चीज बोलता हूँ आपको ये याद करने के लिए, अब मैं आपको आगे बताता हूँ मैं ये बोलता क्यों, कि सबसे ज्यादा याद रखा करिए कि सबसे ज्यादा टाइगर्स कहाँ है, सबसे ज्यादा जो व्हाइट टाइगर है वो कहाँ है, सबसे ज्यादा एलिफेंट कहाँ है। ये मैं आपको ऑलरेडी एलिफेंट वाला सवाल पूछा हूँ। अब देखिए इसका फायदा क्या होता है आपको, ये देखिए ये 3 सवाल जो है इस साल के सिविल सर्विस में पूछे गए हैं। इस साल करीबन 5 to 6 सवाल जो है वो डायरेक्ट जो फॉरेस्ट है या कोई भी प्रजाति है प्लांट की या एनिमल की, उससे सवाल आए। तो देखिए अगर आपको ये पता होता फैक्ट कि सबसे ज्यादा जो एलिफेंट है वो कर्नाटक में है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों का खेल हो जाता। अब ये इतना इजी सवाल था। देखिए यूपीएससी हमसे ये नहीं चाहता कि हमें चारों ऑप्शन पता हो, यूपीएससी हमसे चाहता है कि इसमें से बस आपको 1 या 2 ऑप्शन पता हो, आप पूरा आंसर निकाल लेंगे। तो अब इसमें क्या हुआ, जैसे पहला ऑप्शन है, लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल। अब हमें नहीं पता भाई, तो मैंने यहाँ देखिए डी लिखा है, डिफिकल्ट, या इसमें मैं बोलता हूँ इसे डाउट है, मेरे को इसको 1 वाले ऑप्शन में डाउट है मुझे। 2 द मंथ जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ। अब ये देखिए कैन वर्ड आ गया, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये मतलब एक सही बात लग रही है। वैसे भी कैन हो सकता है, कोई हो सकता है 22 मंथ से पहले हो जाए, तो ये मैंने माना कि ये चलिए सही हो सकता है। फिर तीसरा था एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गोज ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। तो अब ये थोड़ा डाउट लग रहा है कि ओनली बोल रहा है कि बस 40 साल तक ही बच्चे पैदा कर सकते हैं, उसके बाद बच्चे पैदा नहीं हो सकते। तो फिर मैंने इसे डाउट में रखे, देखिए मैंने यहाँ डी लिखा है, इसीलिए ये मैं आपको एग्जाम की सिचुएशन बता रहा हूं, मेरा ही पेपर है, जो मैंने जैसे मैंने सॉल्व करा है क्वेश्चन वैसे ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कैसे करना चाहिए। लास्ट वाला ऑप्शन पढ़िए, अमंग द स्टेट इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला। अब मैंने आपको पहली बार ये मैंने आपसे पूछा है, सारे मैंने ऐसे आपको टाइगर का भी पूछ रखा है, मैंने आपको एलिफेंट का पूछ रखा है, तो सब आपको सबको पता होगा सबसे ज्यादा जो एलिफेंट है वो झारखंड में पाए जाते हैं, वो कर्नाटक में पाए जाते हैं। तो आपको अगर ये ऑप्शन पता है तो आप आराम से 4 एलिमिनेट कर देंगे। देखिए मैंने 4 डायरेक्ट एलिमिनेट कर दिया, 4 एलिमिनेट करने से मेरे 2 ऑप्शन अपने आप कट गए। देखिए मैंने क्रॉस भी लगा दिए, तो अब मेरे पे 2 ऑप्शन रह गए, या तो तीसरा सही है या एक या दूसरा सही है। तो अब मेरे को पता है दूसरा सही है, अब मेरे को दूसरे में कॉन्फिडेंस है, तो देखिए मैंने एकदम टिक कर दिया। तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन था, आपको एक ऑप्शन अगर पता था तो आपके 50% तो वहीं खेल खत्म। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर आप यूपीएससी हमसे नहीं चाहता कि हमें सारे ऑप्शन पता हो, केवल एक जो मेन फैक्ट है, अगर आपको प्रोजेक्ट एलिफेंट पढ़ना है, प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ना है, कोई भी प्रोजेक्ट पढ़ना है, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा एलिफेंट कहाँ पाए जाते हैं। तो हमसे केवल यूपीएससी वही चाहता है। अब इसको बोलेंगे बच्चे कि ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है कि 22 मंथ होता है, 40 साल होता है, या उसकी एलिफेंट की ग्रुप एक फीमेल होती है, तो किसी बुक में नहीं लिखा है, कहीं नोट्स में नहीं है। तो ऐसे थोड़ी होता है, ये नहीं होता, ये हमें जानना ही नहीं है, हमें तो बस ये ऑप्शन जानना था। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन था, ये देखिए मैं अटेम्प्ट नहीं करा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया जो इंडिया के स्वाम्प डियर है, हिंदी में भी लिखा गया है बारहसिंगा, वो कहाँ पाए जाते हैं। अब मेरे को ये कंफ्यूजन हो गया था क्योंकि 2 जगह पाए जाते हैं, कहना माना मतलब पाए तो चारों जगह जाते हैं, मतलब 2 जगह जाते हैं इधर इधर। तो अब मेरे को कंफ्यूजन हो गया था कि किस किस को टिक करूं, तो इसलिए मैं इस सवाल को अटेम्प्ट नहीं करा। तो मेरा क्रॉस है। आज का क्वेश्चन आपके लिए यही है, आपको इसका मेरे को आंसर देना है, चारों में से कोई भी हो सकता है, मैं आंसर नहीं बता रहा हूं। तो आज आप मेरे को इसका आंसर देंगे, यूपीएससी का इस साल का सिविल सर्विस का क्वेश्चन है।
फिर एक क्वेश्चन ये था, सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व है जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंदर आते हैं, तो किसके मतलब कौन से इसमें टाइगर रिजर्व में आते हैं। तो देखिए इतना टफ सवाल हो सकता है, तो इसमें क्या ट्रिक लग रही है, मेरा लास्ट सवाल है जो मैंने पेपर में करा था, ये पहले मुझे नहीं ये डाउटफुल लग रहा था, लेकिन फिर मेरे को ध्यान आया, तो ये मेरा पेपर का लास्ट सवाल है, मैंने यहाँ लिख भी रखा लास्ट तो इसमें क्या था, मैंने ये पढ़ा था कि सबसे ज्यादा जो एरिया है वो जो है वो नागन सलीसलालम का है, जो टाइगर का एरिया, जो सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व का एरिया वो इसका है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि अगर सबसे बड़ा लार्जेस्ट एरिया इसी का है, तो सबसे ज्यादा इसमें लिखा भी है लार्जेस्ट एरिया है, सबसे ज्यादा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है, तो मैंने यही पढ़ा था कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया वो इसका है। तो आप समझ सकते हैं आप यूपीएससी कितना डेप्थ में पूछ रही है, तो आपको ये सब चीज पता होना चाहिए कि किस टाइगर रिजर्व में कौन, या कोई भी फॉरेस्ट है या टाइगर रिजर्व है तो उसमें क्या प्रजाति पाई जाती है। जैसे आपको अगर पता होता कि इसमें बारहसिंगा या इसमें बारहसिंगा किस में पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आपका सही हो जाता। तो प्लीज अब इतना फैक्चुअल क्वेश्चन आने लग गए तो सब आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसीलिए मैंने एकदम आपको रियल क्वेश्चंस दिखाए हैं जो यूपीएससी पूछ चुका है। तो आप भी ऐसे ही प्रिपेयर करिएगा अपना कि उस टाइगर रिजर्व से कोई इंपॉर्टेंट रिवर तो पास नहीं हो रही, या उस टाइगर या उस जो नेशनल पार्क है वो उसमें कोई बहुत अच्छा जानवर पाया जाता है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या बहुत फेमस जानवर है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ऐसे सवाल बनेंगे, आप भी तैयार रहिएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, और आप बताइए अगर आपको ये ऐसे समझाना मेरा समझ में आ रहा है तो मैं रोज 2-3 सवाल ऐसे इंक्लूड कर दूंगा जो इस साल के सिविल सर्विस पेपर में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा तभी मैं डालूंगा, वरना मैं ऐसे फालतू में लेक्चर बड़ा नहीं करूंगा। जिनको जो लोग इंटरेस्टेड है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो मैं रोज 4-5 सवाल इंक्लूड करूंगा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज सिटीजन पोल। अब ये जो 3 बटरफ्लाई हैं इनके लिए पोलिंग चल रही है ताकि ये जो है ये नेशनल बटरफ्लाई हो सकें। तो अभी जब बन जाएंगी तो याद रखिएगा कौन कौन सी है, इंडियन जीजाबेल, कृष्णा पीकॉक और ऑरेंज कोलफार। तो अभी इनको आप याद मत करिए, वैसे मैंने न्यूज में था इसलिए बता दिया, जब ये हो जाएगी फाइनली तो ये बताइएगा। फिर आपको जो याद रखना है वो ये लाइन याद रखनी है, जो हमारा नेशनल एनिमल है वो है बंगाल टाइगर, नेशनल बर्ड जो है पिकॉक, नेशनल फ्लावर लोटस है, नेशनल ट्री बनियन ट्री है, नेशनल फ्रूट क्या है मैंगो। आज का क्वेश्चन है नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है इंडिया का, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। तो आज 2 सवाल हैं, एक तो जो यूपीएससी का सवाल है वो, और एक ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है। तो 2 सवाल हैं आज, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। और सो द नेक्स्ट न्यूज इज, डीआरडीओ ने टेस्ट करी है एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो फर्स्ट इंडिजीनियस, फर्स्ट याद रखिएगा, फर्स्ट इंडिजीनियस मिसाइल है जो रेडिएशन मिसाइल है। रेडिएशन क्या क्या होता है, जो भी रेडार है या जो भी जैमिंग सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसका नाम क्या है, रुद्र M1, याद रखिएगा रुद्र M1 नाम है इसका। जो एम से आप समझ जाइएगा कि रुद्र M1, तो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। मिसाइल एम मतलब मिसाइल का नाम है। तो ये इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है, कितने किलोमीटर की तक जा सकती है, तो 200 किलोमीटर तक जा सकती है। और कितने मैक तक स्पीड होती है जो मैक में काउंट होती है, तो 0.6 से 2 मैक, बस ये 3 चीज आपको याद रखनी है। और ये ऑल्टीट्यूड से भी हम फायर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑल्टीट्यूड मतलब आप देखिए सुखोई से फायर कर रहा है तो ऑल्टीट्यूड से भी इसको फायर कर सकते हैं, जमीन से भी। तो ये 4-5 चीज याद रखनी है। रुद्र M1 एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इंडिजीनियस मिसाइल है, 200 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 0.6 से 0.2 मैक की स्पीड हो सकती है, ऑल्टीट्यूड है। और ये कहां से लॉन्च की गई है, जितने भी हमारे मिसाइल की लॉन्चिंग है वो 99% एक ही आइलैंड से होते हैं, याद रखिएगा व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड ये कहां पर है, उड़ीसा में। जितने भी 99% जितने भी हमारे डीआरडीओ के जो मिसाइल टेस्ट होते हैं इसी आइलैंड से होते हैं, व्हीलर आइलैंड, ये उड़ीसा में। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, ये आप हमें फॉलो कर सकते हैं जो भी चाहें स्टडी फंडा को, हम अच्छी अच्छी पिक्स डाल रहे हैं। आप तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं क्वेश्चंस भी डालने लगे हैं ताकि आपका रैपिड रिवीजन होता रहे। और जो मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, मेरे को कुछ आंसर वांसर कुछ भेजना चाहते हैं, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन एनसीपीसीआर ऑन रिप्रेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन करा कि जब मतलब जो एनसीपी जो किस चिल्ड्रन को किसके पास रखेंगे, तो न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इंपॉर्टेंट जो था वो था एनसीपीसीआर। एनसीपीसीआर के फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कमीशन और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। याद रखिएगा ये कब बना था, 2007 में बना था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बहुत कुछ कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि एक एनजीओ का नाम लिख दिया, एनजीओ नहीं है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। किस एक्ट के थ्रू बनी है, तो सीपीसीआर एक्ट है 2005 का, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, या शॉर्ट में याद रखिएगा पीसीआर, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, जो 2005 में बना था। किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर है। जो एक्ट है जो वो है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, जो 2005 में बना था। उसकी वजह से हमने एक कमीशन बनाया जो 2007 में बना था। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है।
इसमें बच्चा कौन कौन हो सकता है, तो 0 से 18 एज के जितने भी लोग हैं उनको चाइल्ड में रखा गया है। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, तो 0 से 18 के जितने भी लोग हैं उनको चाइल्ड माना गया है इस एक्ट के थ्रू। और किस एक्ट के थ्रू बना है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, मैंने आपको बता दिया। फिर बहुत होता है कि इनको अरेंज करवा लेता है, पहले पहले कौन सा बनाता है, तो एक होता है नेशनल कमीशन जो होता है हमारा वुमेन के लिए होता है, फिर ये होता है नेशनल कमीशन जो होता है माइनॉरिटी के लिए होता है, फिर नेशनल कमीशन होता है हमारा बैकवर्ड क्लास के लिए होता है, फिर नेशनल कमीशन जो होता है वो हमारा ह्यूमन राइट्स वाला होता है, एनएचआरसी को भी हम बोल सकते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। फिर लास्ट में आता है एनसीपीसीआर। तो इनको ऐसे आप सिस्टमेटिक फॉर्म में याद रखेगा, ये 1992 में बना है, ये 93 में बने तीन, और ये जो है ये 2007 में बना है। तो आप ये सिस्टमेटिक इसको याद रखिएगा, कभी कभी इनको अरेंज करा लेता है, पहले कौन सा बना, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, नेशनल कमीशन माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और एनसीपीसीआर, मैंने आपको बता ही दिया। अगर वो SC ST का पूछता है तो 1999 में बना है, याद रखिएगा, उनको बाइफरकेट किया गया था SC ST को, नेशनल कमीशन SC ST का बना था 1999 में, अगर पूछ लेता है तो मैंने आपको सारे बता दिया, जैसा भी क्वेश्चन उससे हो सकता है। सो नेक्स्ट न्यूज इज यूएन। अब नोबेल पीस प्राइज किसको मिला, याद रखेगा, यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। किसको मिला है नोबेल पीस प्राइज, यूएन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, क्योंकि इसने हंगर को मिटाने का कोशिश करी है, टू कॉम्बैट हंगर के लिए इस बार का नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है, यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। याद रखिएगा 2019 का किसे मिला, आप सबको पता है, शिंजो आबे सॉरी, एक प्राइम मिनिस्टर है, कहेंगे मैं नाम रिमेंबर नहीं हो रहा, उन्होंने अर्शिया में पीस लाए थे, अर्शिया में पीस लाए थे, इजिप्ट के थे शायद वो, मैं ऑप्शन देखूंगा तो पहचान लूंगा, तो आप मेरे को बता सकते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में, लेकिन इस साल का किसे मिला याद रखिएगा। सो नेक्स्ट न्यूज इज इंडियन कॉटन को, जो कॉटन जो रुई है उसको कस्तूरी का लोगो मिला, कस्तूरी की ब्रांडिंग मिली है, लेकिन अभी आप याद रखिएगा कि ये जो किस ऑल कॉटन के लिए नहीं मिला, जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन है, देखिए यहाँ यही है, इनिशियली जो ये दिया गया है ये लॉन्ग स्टेपल कॉटन को दिया गया है, जो लंबी कॉटन होती है, स्टेपल कॉटन बहुत दो तरह की कॉटन होती है, दो तीन तरह की, लेकिन अभी जो टैग मिला है कस्तूरी वाला, अब कॉटन को जो टैग मिला कस्तूरी मिला, केवल एक ही उसको मिला है जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन है अभी इनिशियली, बाकी होगा तो बता देंगे। फिर एक ये इन्होंने ऐप डेवलप करा, किसने करा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेवलप करा, कॉट एली, कॉट एली, ये बताएगा कि वेदर कैसा है, आपको ये इस वेदर में ये क्रॉप उगानी चाहिए कि नहीं उगानी चाहिए, सबको, जितने भी कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है सब में कॉट एली, ये किसने बनाया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ऐप है, ये सारी वेदर कंडीशन क्रॉप सिचुएशन सब कुछ बताएगा। तो बस आपको ये याद रखना है ऐप किसने बनाया, इसका काम क्या है, और कस्तूरी ब्रांडिंग जो हुई है वो किसको मिली है, तो कस्तूरी ब्रांडिंग अभी रिसेंटली कॉटन को मिली है। वैसे तो क्वेश्चन तो इतना ही होगा किसको मिली है, तो कॉटन आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर बिल्कुल ही टारगेट कर देता है तो लॉन्ग स्टेपल कॉटन को मिली है। सो नेक्स्ट न्यूज इज आर ओवर। सो आई होप यू लाइक माई लेक्चर। आज थोड़ा बड़ा हो गया लेक्चर, लेकिन मैं सारी न्यूज़ कवर करता हूँ, छोटा बड़ा नहीं देखता हूँ। सो आज के जो मैंने आंसर पूछा आप मेरे को बताइएगा, और जो लोग चाहते हैं कि मतलब मैं ऐसी मेरा ही पेपर डिस्कस करता रहा हूँ, दो तीन क्वेश्चन, तो बताइएगा मैं अपनी मैं कैसे सॉल्व करता था या मैंने क्या सोच के आंसर टिक करे, वो मैं आपको समझा दूंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिएगा, या मेरे को DM VM जो चेक कर सकते हैं, तो मैं आपको सब बता दूंगा। जो नहीं चाहते वो मना ही कर देंगे, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल गाइस, टेक केयर और पढ़ते रहिए।